नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले और सीधे नोटिफिकेशन के द्वारा सूचना आपको मिले। हमारे बगल में दिखाई दे रहे हैं व्यालोक जी। तो लीजिए साहब, हमारी थाली भी तैयार है प्रारब्ध के स्वागत की। फूल, चंदन, अक्षत, माला, पुष्प इसके सहित अन्य सामग्रियों के साथ व्यालोक जी का बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते। संपादक जी को प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, दर्शकों आज आपको लेके चलेंगे साउथ की तरफ, यानी दक्षिण की तरफ। दक्षिण कहा जाता है कि भाजपा के लिए कमजोर कड़ी है, और ये बात अगर आप चुनावी राजनीति को देखिएगा, नंबर्स को देखिएगा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण अभी तक मैं कह सकता हूं तो अभेद्य बना हुआ है। लेकिन ये बात थोड़ी सी चौंकाती है कि जो दक्षिण हमारे सनातन व्यवस्था के सबसे नजदीक और मुखर रूप से आज भी दिखाई देता है, चाहे वो मंदिरों के मामले में हो, चाहे वो पहनावे के मामले में हो, चाहे वो अपनी संस्कृति निभाने के मामले में हो, वही आखिर भारतीय जनता पार्टी से इतना दूर क्यों नजर आता है? क्या ये भाषा का मामला है? कहा जा सकता है। तो क्या साउथ के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की पार्टी है? अभी तक तो अगर मैं कहूं इस तर्क के आधार पर तो ये भी सही लगता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जब पिछले 11 साल 12 साल से सत्ता में है, 2014 से, तो निश्चित तौर पर पैन इंडिया उसे होना ही होगा। और इस बात की शुरुआत हो चुकी है दक्षिण से भी। नॉर्थ ईस्ट का एक अभेद्य किला पूर्वोत्तर का, वो भारतीय जनता पार्टी ने भेद दिया है। भगवा में हो चुका है साहब पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट। साउथ पर आज बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन साउथ की बात करेंगे, दक्षिण की बात करेंगे। तमिलनाडु में नया चेहरा, भाजपा एक दूसरे तरीके से आगे बढ़ रही है। वहां उसे लड़ना किससे है? सनातन को डोंगी और मलेरिया कहने वालों से लड़ना है। अगर आप दक्षिण की पूरी राजनीति देखें तो कांग्रेस एक लंबे समय से वहां केवल लटकन बनी हुई है, यानी कांग्रेस की भी जगह साउथ की राजनीति में बनने नहीं दी जा रही। जयललिता का खेमा, करुणानिधि का खेमा, डीएमके आगे एआई लगा दिया तो दूसरा, कभी पनीर जी आ जाते हैं, कभी मक्खन जी आ जाते हैं। ये मैं व्यंग में नहीं बोल रहा, वो मुझे उनका नाम नहीं ठीक से याद आ रहा है, इसलिए मैंने बोल दिया। जयललिता के जो उत्तराधिकारी थे। लेकिन मैंने जो साउथ को समझा है, व्यक्ति पूजक साउथ है। वो अपने फिल्मी हीरो को भगवान बना लेते हैं, उन्हीं भगवानों को राजनीति का भगवान बना लेते हैं। मुझे याद है 90s में मैं जब पहली बार गया साउथ, और लंबे समय के लिए जब साउथ गया, तो मैंने जयललिता जी की इतना बड़ा कटआउट देखा व्यालोक जी, कि मैं ऐसे खड़ा था, फिर ऐसे करते 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 मेरा सर ऐसे हो गया। मैंने कहा अरे। उसके बाद जब मैं मरीना के आगे गया, साहब हर दुकान पर फोटो। भाषा का मामला तो रहा ही रहा है। लेकिन केरल में भी जो अभी नगर निकाय चुनाव में व्यालोक जी भाजपा की जो एंट्री हुई है, और जिस अग्रेसिव तरीके से तमिलनाडु में और केरल में, इन दोनों प्रदेशों में भाजपा भी एक नई रणनीति पे काम कर रही है। छोटे 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 दलों, आपने देखा होगा डीएमके के साथ भी खट्टा मामला चल रहा है। भाजपा बिल्कुल अलग रणनीति पर काम कर रही है। छोटे दलों जो राजनीतिक हो भी सकते हैं, कई बार राजनीतिक नहीं भी हैं, उन दलों को राजनीति में लाके और एक नया स्वरूप, एक नया विकल्प वो जनता के सामने रख रही है। आरएसएस की ग्राउंड वर्किंग के बारे में अगर मैं केरल में बताऊं, तो लेफ्ट का पूरा काडर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में अपने पास उठा लिया, ठीक उसी तरह केरल में आरएसएस ने एक कांड किया है। मैं इसे कांड कह रहा हूं। और यही वजह थी कि पिछले कुछ साल पहले तक हम देखते रहे दशकों, नेक टू नेक वहां पर एक तरह से गैंगवार चला, लेफ्ट के काडर का और आरएसएस का। मैं गैंगवार शब्द कह रहा हूं, बिल्कुल सामने सामने मोर्चा, काट देना, कितनी हत्याएं, ये सब आपने केरल के बारे में आप जरा पढ़िएगा व्यालोक जी। जी।
भाजपा जिस तरीके से नए विकल्पों पर काम कर रही है, अपने नए अध्यक्ष 45 साल का लाके बैठा दिया, उत्तर प्रदेश में एक दूसरा चेहरा दे दिया, साउथ में अब वो बिल्कुल अलग रणनीति से सामने आ रही है और उसके नतीजे भी उसे मिल रहे हैं। भाजपा के ऑपरेशन साउथ, क्या कहेंगे आप? आपने अपनी बातचीत की शुरुआत में एक बड़ा मौजू प्रश्न उठाया था, वहां से शुरू करते हैं इस बातचीत को। आपने कहा कि जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो भारत की बात करती है, जो हिंदुत्व की बात करती है थोड़ी बहुत, वो भाजपा दक्षिण में नहीं दिखती है, जबकि दक्षिण के लोग धार्मिक होते हैं। अभी भी जो सांस्कृतिक क्षरण कम हुआ है, वो दक्षिण भारत में दिखता है। वहाँ अभी भी अगर आपको मंदिर में जाना है तो ऊपरी वस्त्र नहीं रखना होगा। वहाँ एक ड्रेस कोड होता है, वहाँ मंदिर में जाने का एक तरीका होता है। उत्तर भारत में हमने ये सब कुछ खत्म कर रखा है। इसका कारण क्या हुआ और क्या कभी हमने सोचा, क्या कभी हिंदुओं ने सोचा? नहीं सोचा। 1947 में जो एक टूटा फूटा कटा पिटा देश हमें दिया गया और उसके साथ जो तथाकथित आजादी हमें दी गई थी, और उसके साथ एक और उससे भी ज्यादा कट कॉपी पेस्ट किताब दी गई जिसको संविधान कहा गया और जिसको इस देश का नया धर्म ग्रंथ बना दिया गया है पिछले कुछ वर्षों से। हालांकि वही संविधान है, वही कांग्रेस पार्टी है जिसके 150 से ज्यादा तो नहीं, 100 से ज्यादा, 104 के करीब इन्होंने संशोधन कर दिए हैं। तो सोच लीजिए कि बाबा डॉक्टर का इनके मन में कितना सम्मान था और क्या था। हालांकि भाजपा सरकार इस मामले में फिर से मैं कहूंगा कि मुंहदुबर है। उसने शायद अभी तक एक आध ये मोदी जी की सरकार ने तो एक भी संशोधन अभी तक नहीं किया है। ये हुआ इसलिए सर कि 1947 के बाद ही भाषा के नाम पर दक्षिण के बड़े राज्य तमिलनाडु में जो बवाल शुरू हुआ, वहां भाषा के साथ साथ ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया, बाकायदा टारगेट दिए गए। जिस रामास्वामी को आज पेरियार कहा जाता है, जिसके नाम पर तमिलनाडु में पिछले न जाने कितने दशकों से सरकार चली आ रही है, जिसको वहां का दार्शनिक बना दिया गया है, जिसको एक खुदा मियां बना दिया गया है, उस रामास्वामी का आप लेटर पढ़िए तो वो व्यक्ति बाकायदा अपने चेलों को कहता है कि आज कितनी चुटिया तुमने काटी, आज अगर 12 काटी तो कम है। और उस समय जो माइग्रेशन शुरू हुआ, और ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, कई बार समझा चुका हूँ कि देखिए असल बात होती है कि हिंदुत्व को इनको खत्म करना है और उसके लिए ये निशाना बनाते हैं ब्राह्मणों को, परिवार को, क्योंकि इनको पता है कि जड़ वही है। अगर उस पर प्रहार कर दिया, वो अगर गया तो फिर हिंदुत्व गया। हिंदुत्व से आप खींच लीजिए परिवार नाम की संस्था को, क्या बचेगा? जड़ तो वही है ना, जड़ तो हमारा वही है, मूल्य है कि भाई हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु धाम है, उन्होंने जो पारिवारिक मर्यादा सिखाई हर एक हिंदू वही मानता है। इसमें तो कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और इसमें कहीं किसी को कोई भ्रम भी नहीं होना चाहिए। हमारे आदर्श तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना। और पूरी रामायण क्या है? पारिवारिक कहानी है। पूरी महाभारत क्या है? परिवार की ही कहानी है। तो हमारे धर्म की जड़ क्या है? परिवार है। व्यक्तिगत मोक्ष की हम लोग बात करते हैं, हमारा जो सबसे बड़ा गोल है हिंदुओं का, वह है मोक्ष। हमें कोई हूर नहीं चाहिए, हमें कोई मदिरा की बहती नदियां नहीं चाहिए। हमको जो करना होगा हम यहीं करेंगे, यहीं चले जाएंगे। एक हिंदू हम्म। का सबसे बड़ा गोल मोक्ष होता है। हम्म। और संपादक जी का हूं आया मतलब मैं हारमोनियम लेके बहुत इधर उधर निकल गया। लेकिन ये जरूरी इसलिए था कि इससे बैकग्राउंड समझने में मदद मिलेगी। उसी समय गांधी हत्याकांड होता है। महाराष्ट्र में चित्पावन बावनों ब्राह्मणों का जितना नरसंहार हुआ उसको भी याद कर लीजिए। महाराष्ट्र में भी भाजपा की पैठ काफी बाद में हुई है, शिवसेना के साथ मिलके, लेकिन काफी समय तक ये महाराष्ट्र से भी गायब रही है। दक्षिण में हिंदुत्व को और हिंदुत्व के प्रतीकों को इतना अपमानित किया गया,
इतनी गालियां दी गई कि उसके बाद हिंदुओं ने यह कहीं ना कहीं उनमें हीन भावना आ गई और उनको अपने इतिहास से काट डाला गया। जबरदस्ती एक तमिल संस्कृति को उभारा गया तमिलनाडु में। ये तमिल संस्कृति क्या होगी अगर इससे हिंदुत्व को हटा दिया जाए? क्या कोई एलियन आए थे? क्या मेसोपोटामिया के लोग आए थे तमिलनाडु में संस्कृति बनाने? कि यही सरस्वती सरयू घाघरा के तीर वाले गए थे? या उस विवाद को फिर से जिंदा करना है जो 70 वर्षों तक हम लोगों को पढ़ाया गया, आर्यन और द्रविड़ विवाद, जो बेमतलब का विवाद था। आज तो यह ऐतिहासिक रूप से और एएसआई वगैरह की खुदाइयों से और तमाम चीजों से कहीं 5000 साल पुरानी चीज निकल रही है, कहीं 6000 साल पुरानी चीज निकल रही है, और आप तो हमारी सभ्यता को 3000 साल तक महदूद कर देना चाहते थे साहब। कहने का मतलब ये है। अब दूसरे पार्ट में मैं भाजपा की रणनीति पर आऊंगा, लेकिन आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में इतने विस्तार से बता दिया कि उसको मैंने इसीलिए दूसरे इसमें रखा है। मैंने इसको ज्यादा एड्रेस किया कि भाजपा को पहुंचने में दिक्कत न होगी। लेकिन वंस द फॉर्मूला इज बीइंग गॉटेन, तो उसके बाद अब तो कोई दिक्कत नहीं है। केरल में आपने देखा तिरुवनंतपुरम और मन्नाबम, जो ईसाई बहुल पूरा का पूरा इलाका है, 55% वहाँ ईसाई हैं। और मजे की बात है कि केरल दुनिया का एकमात्र वह राज्य है जहाँ ईसाई रिलीजन के जितने सेक्ट है, जितने 15, 16, 18, 130, वो सारे के सारे सेक्ट वाले मौजूद। बताइए। और ये लोग हमको धर्मनिरपेक्षता सिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं। छोटे दलों से गठबंधन आपने बता दिया है। मैं ये बात करना चाहूंगा कि जैसे कश्मीर में इन्होंने पीडीपी से किया और उसके बाद हमने देखा उस समय कितना लोगों ने गालियां दी थी, लेकिन उसका परिणाम देखिए 370 चला गया साहब। आज कश्मीर में हमें भूले भटके कोई खबर आती है। कुछ साल अगर चुनाव और नहीं हुए होते, इन गद्दारों को, जो ये वहां के 2-3 परिवार हैं, उनको फिर से नहीं एसिमिलेट किया जाता तो शायद और जल्दी चीजें सुधरती। लेकिन अभी भी क्योंकि केंद्र का ही शासन है तो ठीक है, चलेगा। उसी तरह से जैसे कश्मीर में इन लोगों ने किया, तमिलनाडु में भी इन्होंने किया, आंध्र प्रदेश में किया, पूरे उत्तर पूर्व में ये किया। और उत्तर पूर्व को तो खैर इनके परनाना राहुल विंची के एक चीज घूमती है सोशल मीडिया पर, आप लोगों ने देखी होगी। एक ईसाई पादरी को जो बाकायदा दिया जाता है लेटर नेहरू के नाम पर, और उसके बाद ये तय किया जाता है कि वहां पर हिंदू साधु, ये बाकायदा उसकी वर्डिंग्स हैं, हिंदू साधु नहीं जाएंगे, उनका प्रवेश वर्जित है, किया जाएगा। 1952 में ये वंचित किया गया और उत्तर पूर्व हमसे कट गया। अब हमने फिर से पिछले 10 वर्षों में कोशिशें शुरू की हैं, लेकिन वो राजनीतिक कोशिशें हैं, सामाजिक कोशिशें संघ ने 1950-60 से शुरू की हैं, लेकिन अब उसके परिणाम आने में वक्त लगेगा। उसका पूरा एक इतना नुकसान हुआ है, उसको पहले तो आपको उसकी जर्जर काया को संभालना है और फिर अपने। अच्छा, यहाँ जरा टोक दूं आपको। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक परिवर्तन वहां आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रहा है, तो बिना सामाजिक परिवर्तन हुए राजनीतिक परिवर्तन संभव हो जाता है क्या? कि समाज कुछ और सोच रहा हो और राजनीति में वोट किसी और को दे दे, ऐसा कैसे संभव? इसका मतलब है कि सामाजिक स्तर पर भी वहां परिवर्तन, सामाजिक स्तर पर परिवर्तन नहीं होते तो अरुणाचल में जो हम लोग अभी देख रहे हैं, जिस तरह से वो कहाँ से होता है? लोग सही घूम रहे हैं, वो कहाँ से होता है? साउथ पे आते हैं जरा वापस। साउथ की बात जो आपने पहले ही बताई, छोटे छोटे दलों से। दूसरा, अछूत कोई नहीं है। एआईएडीएमके से भी अगर करना पड़ेगा तो करेंगे, डीएमके से भी करना पड़ेगा तो करेंगे। हालांकि अभी वो छोड़ दीजिए, वो छोड़िए। तमिलनाडु में तो इनकी स्ट्रेटजी ये है कि जो विजय नाम का वो हीरो है, और वहां मैंने बताया कि हीरो भगवान होते हैं, भगवान को ये लोग जो है वो राजनीति का भगवान भी बना लेते हैं। तो बीजेपी आप सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग काम कर रही है, आपको भी इंटरेस्ट आएगा दर्शकों। तमिलनाडु में एक तरफ डीएमके से उसकी बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ
विजय जो कि पब्लिकली ये कहते हैं कि हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तमिलनाडु में मेरे ठीक ठाक सूत्र हैं, उनसे भी बात चल रही है। यहाँ तक कि ऐसे संगठन, क्योंकि वहां व्यक्तिवादी संगठन बहुत हैं, अगर व्यक्तिवादी संगठन की मैं बात करूं तो उस टाइप आप समझ लीजिए जैसे आशाराम के फॉलोअर हैं, और वो कौन है, ये राम रहीम के फॉलोअर हैं, डेरेबाजी बहुत है वहां पे दूसरे तरह की। तो उनसे भी बीजेपी के अंदर अंदर काम चलना है, यानी राजनीतिक छोटे छोटे दल और सामाजिक सांस्कृतिक और इस तरह के छोटे छोटे, यही स्ट्रेटजी केरल में भी चल रही है। केरल के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, और आपको भी आलोक जी, उंगली आपकी आ गई थी इसलिए रुक रहा हूं। तमिलनाडु में बस वही चीज, एक और चीज जोड़ना चाह रहा था कि वो जो आपने कहा ना कि सामाजिक और क्षेत्रीय पकड़ रखने वाले जो छोटे दल हैं, इसके अलावा जातिवाद के लिए जो यूपी और बिहार को गालियां दी जाती है, दर्शकों अगर आपने दक्षिण भारत का जातिवाद देखा है ना, तो आपको उत्तर भारत के लोग बबुआ लगेंगे जातिवाद के वो तो मामले है, में। तो उसके संगठन भी है, और उनसे भी बात हो रही है। ये जो पन्नियार हैं, थेवर हैं, ये जितनी जातियां वहाँ की प्रभावी हैं, उनके अपने अपने संगठन हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। यहाँ तक कि पीएम के जो कुछ ऐसी बातें हैं, पीएम के जैसे पार्टी के लोग कह देते हैं, जो असामान्य भारतीय सुनेगा तो कहेगा कि यार ये तो भयंकर देशद्रोह वाली बातें हैं। नहीं तो वो लेकिन महबूबा वाला कांड तो आपने बता ही दिया है बीजेपी का, और तो उसके बता बाद क्या रह दिया, जाता। मैंने बता दिया, तो इसलिए वो भाजपा की रणनीति अभी बहुत कायदे से चल रही है। आप बता रहे थे केरल के बारे में जी। अब मैं केरल, दर्शकों मैं केरल आपको समझाता हूँ, समझाता क्या हूँ, मतलब जितना मेरे पास जानकारी है वो आपको शेयर करता हूँ। केरल में भाजपा क्या कर रही है, खुद तो अपना संगठन काडर खड़ा कर रही है, और ये काम, ये जमीन पिछले 3 दशकों में, पिछले 30-35 साल में आरएसएस ने ये काम कर दिया है। आपने सोशल मीडिया पर पथ संचलन के वीडियोस देखे होंगे, वो ऐसे ही नहीं पद संचलन हुआ करता है, फूल बरसाते सड़क के किनारे लोगों को देखे होंगे, परिवारों को देखे होंगे। ये काम पहले संघ ने किया, और अभी मैंने जो ब्यालोक जी आपको कहा कि भाई समाज में परिवर्तन होता है तब ना राजनीतिक परिवर्तन होता है, तो आरएसएस ने पहले ये काम किया, उसके बाद वहां से भाजपा का काडर हुआ। आप सोचिए, आपके प्रधानमंत्री जी भी आरएसएस से ही आते हैं भाई, वो संघ में पहले थे प्रचारक, उसके बाद तब इधर आए हैं स्वयंसेवक प्रचारक जो भी रहे हों। तो इसी तरीके से अब आज की डेट में कि पूरे केरल में, मैं कह रहा हूं पूरे केरल में भाजपा का बूथ स्तर तक काडर तैयार हो चुका है, पन्ना प्रमुख तक केरल के राज्य में, बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के। थोड़ा सा तमिलनाडु में अभी मामला पीछे है केरल के मुकाबले, मैं आपको ये भी बता दूं। और एक चीज और इंटरेस्टिंग, तमिलनाडु के बारे में अभी जो मैंने आपको बताया ना कि छोटे छोटे दल, छोटे सामाजिक दल, सर केरल में दरअसल होता क्या है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, वो कहावत क्या है, तो लव जिहाद नाम का शब्द अगर भारत में पहली बार कहीं से निकला तो वो केरल था, और किसके मुंह से निकला, क्रिश्चियंस के मुंह से निकला। उन्होंने तब की सरकार को और यहां तक कोर्ट में हलफनामा दे के कहा कि नहीं साहब, यहां लव जिहाद मुसलमान कर रहे हैं, और क्रिश्चियन की बच्चियां वो कन्वर्ट करा रहे हैं। तो ये अब दर्द उनका है। और अभी आपने कहा ना कि केरल वहां पर जो है, जिस सीट से अभी निकल के आया है मामला, वहां पर ईसाई, और वहां पर बीजेपी जीती 50%। है, उसका हाँ जानते हैं क्या है सर, हरे रंग से दुश्मनी के चक्कर में भगवा और तिरंगे का आप देखिए क्या हो रहा है। मैं तिरंगे को बांट रहा हूं, हरा रंग अब चूंकि खतरा है, इसलिए भगवा और सफेद ये दोनों एक साथ आ रहा है। और केरल में एक नई युति तैयार हुई है, जिसमें क्रिश्चियनों ने यह निश्चय किया है कि कांग्रेस से उन्हें उम्मीद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो मुस्लिम लीग के साथ खड़ी है, वहां इलेक्शन लड़ रही है। इसलिए हमें अब संघ के साथ हाथ मिलाना है, क्योंकि संघ कम से कम हमारी बहू बेटियों की रक्षा करता है, उस पर नहीं जाता, सनातन कन्वर्जन नहीं कराता। ये अलग बात है कि तुम घर वापसी कर लो। तो केरल में क्रिश्चियनों के साथ, क्रिश्चियन के कोई पार्टी तो है नहीं, तो वहां क्या है, चर्चेस के साथ। दर्शकों चौंकिए, केरल में चर्चेस के साथ बात हो रही, अपने अपने संगठन जो इन लोगों के बन रखे हैं उनके साथ बात हो रही, और ये लीड आरएसएस ने पिछले 20-25-30 सालों से ली है, जिसे अब कांग्रेस, सॉरी भाजपा, जब वहां पर अपना पॉलिटिकल कॉर्डर खड़ा कर चुकी है, तब वो
बात कर रही है, क्योंकि संघ राजनीति नहीं करता। हाँ, योगेंद्र यादव की बात मैं उधार ले रहा हूं कि हमने तो फील्ड तैयार कर दी थी, कांग्रेस ने बैटिंग ही नहीं की, तो हम क्या करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज में वो फील्ड बना देता है जिस पर भारतीय जनता पार्टी खड़े होके और आराम से अपनी पॉलिटिकल बैटिंग करती है। ऑपरेशन साउथ भारतीय जनता पार्टी का धमाकेदार रिजल्ट लेके आ रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि अगली सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, लेकिन अगर विकल्प आ गया तो चौंकिएगा नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगली सरकार में तुरंत तमिलनाडु में बन जाने वाली है, लेकिन अगर मामला आ गया तो चौंकिएगा नहीं। बंगाल का नंबर कैसे लगा है जहां अगली सरकार आ रही है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बीजेपी की अगली सरकार आ रही है, एनडीए की अगली सरकार आ रही है वेस्ट बंगाल में। याद कीजिए, पिछले 2 चुनाव से नंबर लगाया, साउथ अभेद्य रहा बीजेपी के लिए, तो 3 चुनाव से नंबर लग रहा है। याद कीजिए, 15 साल पीछे जाइए और वहां से आप तमिलनाडु को देखिए, वहां से आप केरल को देखिए, तो कहते हैं ना, कुतर कुतर के कुतर कुतर। और एक सबसे शानदार, चूंकि कश्मीर में दोहराऊंगा नहीं, व्यालोक भाई ने बता दिया है, एक शानदार उदाहरण जो मेरे आंखों के सामने हुआ, क्योंकि मैं असम रहा हूं, आपको पता है। असम में साहब, जो चूहे की तरह, जैसे कहते हैं ना रैट ड्रिलिंग, उसको क्या बोलते हैं, धीरे 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 वो परिवर्तन, याद कीजिए 70 के दशक से शुरू किया, जब प्रफुल्ल कुमार मोहंती को हाथ लगाया आरएसएस ने, और आज अब आप पिछले 2 और तीसरी बार से देख रहे हैं वहां पर भाजपा की सरकार। तो ये रैट ड्रिलिंग या क्या कहते हैं उसको, जो भी है, वो शैली है, और आपको केरल और तमिलनाडु में अंतर दिखाई देगा। व्यालोक जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। मैंने जरूरी समझा, क्योंकि आज बातचीत की शैली, थोड़ी जानकारी मेरे पास साउथ के राजनीति की, और एक विश्लेषक के तौर पर व्यालोक जी, तो इसलिए आपको ये बतकही शैली में। व्यालोक जी, अब इसका समापन किया जाए। केरल के बारे में आपने सारी जानकारी दे ही दी है। और देखिए, अभेद्य तो कभी कर्नाटक भी रहा था, लेकिन कर्नाटक देखिए किस तरह से फोड़ दिया गया, उसी तरह से ये किले भी, कुछ भी अभेद्य नहीं होता है राजनीति अरे में कभी। कहें, बिहार नहीं अवैध बना हुआ था विधानसभा में। बिहार भी अवैध बना हुआ था, और कभी 2 सीटों पर थी भाजपा, आज देख लीजिए। हाँ, 400 का लक्ष्य लेकर जो चली थी, इसी में ये सारी स्ट्रेटेजी जो अभी संपादक जी ने बताई है, वो सारी स्ट्रेटेजी 400 के लिए थी, और वो बिल्कुल। कभी भी हो सकता है। जैसे भारतीय धर्म जन सेना, इसका नाम भी हम लोगों ने नहीं सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। हम दोनों भी इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि ये हमें जानना चाहिए, हम लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, पत्रकार हैं, इसलिए। भारतीय धर्म जन सेना केरल के इजावा समुदाय पर तगड़ा प्रभाव रखती है। अब ये बताइए, अब ये इजावा समुदाय पर देखिए, इनसे रुका नहीं जा रहा है, इनके पास जानकारी है, तो पहले इनसे रुका पूछते हैं। रुका नहीं। इस मैं कह रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं आपको बताऊं। आपको पता है दर्शकों, मैं 3 दिन दिल्ली प्रवास से आया हूं, और एक आयोजन था, उस आयोजन का सिर्फ क्लू दे रहा हूं। ये आयोजन भी साउथ और बाकी जो कठिन प्रदेश हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसकी जमीन कैसे तैयार हो रही है। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव, 3 दिन का महोत्सव था, और उत्तर भारत की उसमें सहभागिता मात्र 2% थी। उन 2% में एक आध मैं था, जो साइलेंट ऑब्जर्वर के रूप में वहां बुलाया गया था, या पहुंच गया था, या जैसे भी गया था। तो बहुत कुछ आपको बताएंगे हम साउथ की राजनीति के बारे में। और भाजपा से 45 साल के अध्यक्ष को नहीं बैठा रही है साहब, 45 तरीके के कलपुर्जे लगे हुए हैं जी। तो बस यही अंततः आज जी। निहोरा अवनीश जी की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से, कि प्रारब्ध को आप लोग जितना स्नेह और प्रेम देते रहे हैं, प्लीज देते रहिए। लाइक्स की संख्या आप बढ़ाते हैं तो हमारी बात और लोगों तक पहुंचती है। शेयर आप कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार। बेल आइकॉन जरूर दबा लें, ताकि हम लोग जब भी प्रारब्ध पर बैठे तो आप पहले सूचना आपको मिल जाए। इसी के साथ फिलहाल एक विराम। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। प्रणाम।